पहले ना हम कृषि की ट्रेनिंग्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर कृषि के प्रोडक्ट हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। तो कैलवे कृषि दोस्त, हमारी कंपनी का नाम लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और हमारा ब्रांड नेम गैलवे है। तो हम गैलवे कृषि, सबसे पहले कृषि का मतलब होता है खेती बाड़ी। खेती करता कौन है? तो खेती किसान करता है। किसान खेती कहाँ करता है? किसान खेती ना मिट्टी के अंदर करता है। आखिर मिट्टी से हमें क्या मिलता है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा उपयोगी होता है? तो सबसे बड़ी चीज है ना, मिट्टी से फसलों को पोषक तत्व मिलता है और उस फसलों के माध्यम से हमारे थाली के माध्यम तक पोषक तत्व आते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत फायदे होते हैं। कि फसल जो है, जब हम फसल को लगाते हैं मिट्टी के अंदर, तो वो अपने अंदर लेकर के हमारे फसलों के माध्यम से फल होकर के थाली के माध्यम तक आते हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा उपयोगी होता है। तो चलिए जानते हैं कि पोषक तत्व जमीन के अंदर आते कहां से। सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जमीन के अंदर से पोषक तत्व आते कहां से है। तो मैं आपको बता दूं कि पुराने समय में जो हम लोग खेती करते थे वो हम लोग कैसे करते थे, अपने खेत के ना दो भाग बनाते थे, भाग ए और भाग बी। और एक साल अगर हम भाग ए में खेती करेंगे तो दूसरे साल हम भाग ए में नहीं करेंगे, भाग बी में करेंगे। और भाग ए में करेंगे तो भाग बी में क्या करेंगे? तो भाग बी में दोस्तों हम अपने घर के जो गोबर हो गए गाय का, घर का चूल्हा का राख हो गया, घर के सड़ी गली पेड़ों की पत्तियां हो गई, हम अपने भाग बी में डालते थे। इससे होता क्या था कि हमारे मिट्टी के अंदर पोषक तत्व बना रहता था। लेकिन जबकि आज ये बिल्कुल क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो इससे क्या होता था, हम भाग ए में खेती करते थे, भाग ई में अपने पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए घर का राख, घर का कूड़ा कचरा, गाय का गोबर वो डालते थे। तो इससे होता क्या था कि पोषक तत्व बना रहता था, लेकिन नुकसान क्या होता था? नुकसान होती थी दोस्तों कि उपज कम होता था। जाहिर सी बात है कि हम खेत के एक हिस्से में खेती करेंगे और एक हिस्से में खाली रखेंगे तो वहां से उपज कम होगा। पोषक तत्व तो भरपूर मिलते थे हमें, लेकिन आज क्या हुआ, आज पोषक तत्व नहीं है। इसकी रीजन जानते हैं क्या है? हमारा देश 1947 में आजादी हुआ थी, आजादी मिली थी हमारी देश को। तो 1947 में हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन उस समय जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उस समय उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। वो था बढ़ती हुई जनसंख्याओं को पेट को भरण पोषण करना। उनके सामने एक चुनौती बन गई थी। उन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेजों से उन्होंने समझौता किया। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा उस समय मसाले की खेती अधिक होती थी, तो हम लोगों ने कहा कि हम आपको मसाले देंगे और आप हमें अनाज देंगे। तो हम लोग अपने यहाँ से उनको एक नंबर का मसाला दिया करते थे, लेकिन वो क्या करते थे कि वो हम लोगों को उनके यहाँ जो घोड़े को खिलाया जाता था वो हमको वो अनाज देते थे। इसमें ये समझौता ज्यादा दिन तक से नहीं चला, ये समझौता खत्म हो गई। तो 1960-65 में एमएस स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति का आविष्कार किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक किया। हरित क्रांति का एक अभियान चलाया, गांव-गांव जाकर के, ब्लॉक स्तर पे जाकर के एक अभियान शुरू किया हरित क्रांति को लेकर के। और हरित क्रांति में उन्होंने 3 प्रमुख घटक लाए, 3 तरीके से प्रमुख घटक लाए। पहला लाए संकर बीज, दूसरा रासायनिक खाद और तीसरा नहर नालों का विकास। उन्होंने 3 प्रमुख घटक लाए। अब संकर बीज क्या है? संकर बीज जो है एक, जिसको हम ना आज के डेट में हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। तो संकर बीज जो है एक उन्नत किस्म का बीज है, जिसके अंदर होती क्या है कि जिसके अंदर पैदावार आने की, जिससे क्योंकि अधिक फल देता है, उस बीज के अंदर फल आने की अधिक संभावनाएं होती है। जैसे हम हाइब्रिड के, जो कि आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग अगर खेती कर रहे हैं तो हाइब्रिड के बीज से करते हैं। तो उन्होंने संकर बीज लाए
दो बीजों के मिल करके एक उन्नत किस्म का बीज को तैयार किया जाता है जिसके अंदर फल आने की अधिक संभावनाएं होती है। दूसरा, उन्होंने रासायनिक खाद में उन्होंने एक अनुपात दिया 4-2-1 का। अगर हम 7 केजी कोई फर्टिलाइजर्स अपने खेतों में खाद उर्वरक डालेंगे तो उसमें 4 केजी नाइट्रोजन, 2 केजी फास्फोरस और 1 केजी पोटास का मिश्रण होना चाहिए। अब एक तो ये हुआ। तीसरा हुआ नहर नालों का विकास, जिससे ये लोग हरित क्रांति पे खेती करके उन्होंने अपने जीवन को खुशहाल बनाया, फसल होने लगी, सब कुछ होने लगा। परिणाम क्या हुआ? आज 2024 चल रहा है दोस्त, और आज हमारे पास अनाज तो है, जनसंख्या भी है। हमारे यहाँ जनसंख्याओं की, हम लोगों के यहाँ कमी नहीं है। भारत देश में जनसंख्याओं की कमी नहीं है। हमारे पास भारत देश में जनसंख्या भी है, अनाज भी है भरपूर मात्रा में। सिर्फ दिक्कत इस बातों की है कि क्या वो आज हमारे थाली के माध्यम से जो पोषक तत्व आते थे, क्या आज वो पोषक तत्व है? तो सॉरी दोस्त, आज जो हमारे थाली के माध्यम से जो पहले पोषक तत्व हमारे थाली में आता था, जो हमारे जीवन में मिलते थे, आज वो पोषक तत्व नहीं है। आज वो पोषक तत्व नहीं है। अनाज भरपूर है, जनसंख्या भी है, लेकिन पोषक तत्व नहीं है। हम सबका पेट भरण पोषण हो रही है, ठीक ना? तो दोस्तों, शुक्रगुजार करना चाहूंगा। हम सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। उन विजनरी डायरेक्टर्स को धन्यवाद कहेंगे जिन्होंने वो पहले ही समझ चुके थे, एक विजन देखी थी कि आने वाले कल में क्योंकि लोग इतना अनाधुन पेस्टिसाइड्स, इतना उर्वरक की खपत, अलग अलग प्रकार की उर्वरक फर्टिलाइजर को वो डाल रहे हैं, तरह तरह की छिड़काव कर रहे हैं अपने खेतों में। उन्होंने पहले ही समझ चुका था कि आने वाले कल में इस प्रकार की समस्या आने वाली है। तो उन्होंने एक ऐसा किस्म का रेंज लाया जिससे हम अपने खेती कर हम पुनः वापस वो अपने खेतों में, वो अपने थाली के माध्यम में, वो अपने थाली के पास हम वो पोषक तत्व ला सकते हैं। तो एक बार आप सब लोग जहां भी बैठे होंगे, हम उन विजनरी डायरेक्टर को जरूर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने पहले ही समझ चुका था कि आने वाले कल में हमें कृषम प्रोडक्ट की जरूरत होगी। तो हम सब लोग उनके नाम पे एक बार जरूर क्लैपिंग करेंगे, जहां भी बैठे हैं आप सब लोग। थैंक यू। उन्होंने पहले ही समझ चुके थे कि हमें कृषम प्रोडक्ट की जरूरत होगी। तो हम जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी मिट्टी जो है आज इतनी बंजर हो चुकी है, जिसमें पोषक तत्वों का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि हमारा देश जो है ना, कृषि प्रधान देश है। भारत एक ना विशाल कृषि आधार है। हमारे देश की तकरीबन 2/3 आबादी जो है वो कृषि पे निर्भर है। हमारे देश की जितनी भी आबादी है वो कृषि पे निर्भर है। अगर हम अपने देश की जीडीपी की बात करूं तो तकरीबन 13.68 हिस्सा जो है, प्रतिशत जो है वो कृषि से आता है। यानी 13.68% जो है हिस्सा जो है कृषि से आता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद, इसका हिंदी है। अगर हम भारत की खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर प्राप्त कर ली है, भारत कई देशों में अपना चावल, अपना गेहूं निर्यात करने लगा है। दुनिया की अगर निर्यात बाजार में भारत का कुल हिस्सा जो है ना वो 6% से 8वें स्थान पे है। अगर हम भारत में सब्जी उत्पादन में विश्व का दूसरा और फल उत्पादन में तीसरा सबसे बड़े उत्पादक देश है। हम लोग जो है भारत में, अगर हम विश्व में बात करें तो सब्जी उगाने में दूसरे स्थान पे है और फल में तीसरे सबसे बड़े स्थान पे उत्पादक देश है। अगर हम किसानों की बात करें तो वो साल भर में किसी प्रकार की फल, सब्जियां अथवा फूल उगा सकते हैं। विभिन्न देशों के लिए अलग अलग निर्यात की व्यापक संभावनाएं हैं।
अगर हम भारत में जो कृषि में चुनौती आई, खेती करने में किसानों की जो चुनौतियां आई, वो क्या हुआ? वो हुआ ना कि प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक दोहन होने लगी, कम जमीन में अधिक खाद्य उत्पादन का बोझ बढ़ने लगा। यानी कि हमारे पास कम जमीन है, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की फसल उगाने की सोच रहे हैं कि हम इस प्रकार के फसल उगाएं, ये फसल काटे तुरंत ये फसल बो दें। तो क्योंकि हमारे पास जमीन अब क्या पड़ रही है, कम पड़ रही है, और जनसंख्या क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो प्राकृतिक संसाधनों में अधिक दोहन से कम जमीन में अधिक खाद्य उत्पादन की बोझ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम विश्व स्तरीय फल तथा सब्जियां उगाने में हमारे यहाँ काफी गुंजाइशें हैं। अब रही बात कि दोहन के चलते अब हो क्या रहा है कि हम अपने जमीन जो है, जैसे मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले एक टीवी पे धारावाहिक आया करता था, आप सब लोगों ने देखा होगा कि सत्यमेव जयते। हमारे देश के आमिर खान जी जो स्टार हैं, उन्होंने टीवी पे एक धारावाहिक लाया था, सत्यमेव जयते। वो सत्यमेव जयते जी थी, वो ये दिखाता था कि बड़े बड़े किसान और हमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने से हमारे जीवन को क्या नुकसान होता है। किसी और को नुकसान नहीं होता है, क्योंकि फसल को किसने खाना है, एक मनुष्य ही को खाना है। चाहे आप खाएं, चाहे मैं खाऊं, चाहे कोई और दूसरा खाए, लेकिन खाएगा तो मनुष्य ही। वो बड़े बड़े किसान करते क्या है, वो बड़े बड़े किसान जो है वो एक खेती जो कर रहे हैं जिसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे हैं, और जो अपने को खाना है, जो अपने रिश्तेदारों को देना है, उनमें किसी भी तरह का पेस्टिसाइड, किसी भी तरीके से रासायनिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे कि इसको खाना हम ही को है, और उसमें किसी भी तरीके से नहीं। बड़े बड़े किसान, लेकिन आज हम बात करें, आज हमारे पास इतनी जनसंख्याएं होंगी, कम जमीन हो गए हैं, दोहन इतनी होने लगी है कि हमें सब्जियां के फल फूल अनाज को उपलब्धता के लिए हमें पेस्टिसाइड और रासायनिक का उपयोग करना ही पड़ रहा है, क्योंकि तरह तरह का बीमारियां आ रही है। और इन सभी समस्याओं से किसान क्या हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं इस दोहन की वजह से। वो क्या परेशानी उनको आ रही है, तो सबसे पहले किसानों की क्या परेशानी है, नंबर 1 है उनकी उत्पादन में बहुत अधिक निवेश लग रहा है। इतनी पेस्टिसाइड और उर्वरक हम अपने खेतों में डाल चुके हैं, रासायनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर चुके हैं, क्योंकि अगर किसान अपनी पूरी मेहनत और सारी खर्चे जोड़ दे तो वो देखता है कि मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो उत्पादन में सबसे पहला क्या हो रहा है, अधिक निवेश लग रहा है। दूसरी नंबर में क्या हो रहा है, क्यों लग रहा है कि आप देख रहे हैं पहले लोग खुद से मेहनत करते थे, इतनी उर्वरक इतनी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता था, कम खर्चे में खेती किया जा सकता है। लेकिन आज इस प्रकार की नई संभावनाएं हैं, कम पैसों में आप खेती नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीजें क्या है, नंबर 2 दूसरी किसान की परेशानी क्या है, उर्वरक की अधिक खपत, यानी खाद की मात्रा जो है सालों दर साल खेतों में अधिक डालना पड़ रहा है, क्योंकि मिट्टी जो है ना एडजस्ट नहीं कर पा रही है। अगर इस बार आप 40 केजी खाद डाल करके खेती की है, तो अगले साल 40 केजी डालेंगे तो आप फसल उतनी अच्छी नहीं काट पाएंगे, आपको कुछ ना कुछ उसमें बढ़ाना ही होगा। अगर आप नहीं बढ़ा पाते हैं तो आप अच्छी फसल नहीं काट पाएंगे। तो उर्वरक की अधिक खपत से भी किसान क्या है, परेशान है। तीसरे नंबर क्या है किसानों की परेशानी, फसल में रोगों का उच्च स्तर, ये किसान की परेशानी है, फसलों में रोगों का क्या है, उच्च स्तर। अब फसल में तरह तरह की बीमारी लग रहे हैं, इसकी रीजन क्या है, मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। देखो कोई भी जगह, आज से कुछ दिन पहले हम लोग ने मच्छर भगाने वाली दवा आई थी, जिसे हम ना मोर्टेन कहते थे, गुड नाइट कहते थे। मच्छर, उससे क्या होता था, मच्छर भाग जाते थे, उसको जलाते थे, फास्ट कार्ड होता था, कैंडल आते थे, तरह तरह की चीजें। आज वही मोर्टेन, गुड नाइट, वही फास्ट कार्ड अगर हम लोग जला रहे हैं, मच्छर नहीं भाग रहा है। रीजन क्या है उसका,
समझ रहे? उसका रीजन है दोस्त कि वो हो क्या रहा है कि उसी धुएं में जब किसी को भी उसी हालात में रहने की आदत पड़ जाए तो उसमें हुआ क्या कि जब हमने गुड नाइट जलाया ना तो 10 मच्छर में से 7 मच्छर तो मर गए, लेकिन 3 मच्छर जिंदा रह गए। फिर 3 मच्छर ने आगे मच्छरों की क्या की उत्पत्ति की, गंदगी हुआ, फिर कोई कूड़े कचड़े कोने वगैरह में फिर मच्छर उसी दियो में। अब हुआ क्या कि कुछ ऐसे मच्छर हुए जो उनको उसी धुएं में रहने की आदत हो गई, जो उस धुएं से मर नहीं सकते। सेम प्रोसेस वही है। आज किसान जो है परेशान हो रहे हैं, उसकी सेम वजह वही है कि जब हम अपने खेतों में ना पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, अलग अलग रोगों की दवा छोड़ते हैं, तो सारे कीड़े तो मर जाते हैं, लेकिन उसमें से तकरीबन कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो मरते नहीं हैं, वो रह जाते हैं। और जब वही मच्छर, जब वही कीड़े जब रह जाते हैं तो उन कीड़ों से जो आगे उत्पत्ति होती है, फिर उस स्प्रे, उस तरह के जहर से वो मरने वाले नहीं है। जिसकी वजह से होता क्या है कि किसान रोगों को लेकर के तरह तरह की बीमारियां, पहले क्या होता था पूछिएगा अपने घरों में, पहले एक दवा आती थी, सिर्फ एक दवा, सिर्फ सुपर किलर, सिर्फ एक सुपर किलर से छिड़काव करके लोग अपनी धान की फसल, जिस चीजों पे छिड़कना हो सिर्फ सुपर किलर छिड़कते थे और आराम से फसल उग जाते थे। लेकिन आज जाकर के पूछिएगा अपने घरों में, जिनके घरों पे खेती होती है, क्या एक सुपर किलर से खेती हो जाती है? नहीं होता है। इस बार कोई और दवा दुकान में बेच रहा है तो अगले बार कोई और। सबसे बड़ी चीजें क्या है कि जैसे थोड़ी सी हम अपने पे लेते हैं कि अगर हम आज जाते हैं ना अपने लिए, किसी को भी फीवर लगता है दवा के लिए, तो डॉक्टर क्या करता है, पैरासीटामोल तो देता ही देता है, साथ के साथ कहता है ना भाई साहब ये एक और दवा लीजिए जो कि ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? एंटीबायोटिक का काम होता है ना कि वो हर रोगों में थोड़ा थोड़ा काम करेगा। अगर ये दवा पैरासीटामोल आपका काम नहीं करेगा तो ये उसमें काम करेगा। ये मैंने 2-3 प्रकार की दवा देता है कि अगर ये नहीं होगा तो ये काम कर जाएगा, ये काम। ठीक उसी प्रकार से ना आज बाहर में किसान अगर जाता है किसी दुकान पे अपने फसलों के लिए दवा के लिए, तो लोग ना इलाज के तौर पे साथ साथ उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये ले लीजिए ये काम कर जाएगा, अगर ये नहीं किया तो ये कर जाएगा, 2-3 प्रकार को उसको दवा दे देते हैं। इससे वो नहीं समझते हैं कि ये किसानों की क्या हो रही है, किसानों की परेशानी है, उनका लागत दर बढ़ रहा है फसलों में खेती करने से, तो वो परेशान हो रहे हैं। उनको ये समझ नहीं है, कहते हैं भैया ये ले जाइए तभी आपका फसल जो है बरकरार रहेगी, बचेगी। तो किसान इस चीजों से भी परेशान है क्योंकि उसके तरह तरह की उसकी बीमारी क्या है, तरह तरह से परेशानी, तरह तरह से रोग लग रहे हैं, जिसकी वजह से वो समाधान ढूंढता है, दुकानदार के पास जाता है, दवाएं खरीद कर लेकर आता है, महंगी महंगी दवा खरीद कर लाता है और अपने फसलों पर छिड़कता है। और फसल को खाना किसको है? हमी को खाना है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि उन दवाओं में कौन कौन सी ऐसी दवा मिलती है जिसको हमारे जीवन के लिए कितनी बड़ी नुकसानजनक है। आखिर क्या कारण है? कितनी कम उम्र में मेरे आंखों के सामने चश्मे लग गए, एक छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, छोटे उम्र में बाल पक जाते हैं, कम उम्र में बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। आखिर वजह क्या है? वजह है हमारी खान पान, यही पेस्टिसाइड, यही उर्वरक हम ज्यादातर मात्रा में ले रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हमें जीवन के लिए पोषक तत्व भी चाहिए। नहीं, हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमें अधिक मात्रा में अनाज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। किसका अधिक जा रहा है? वो 10 क्विंटल काट रहा है तो हम क्या करें कि 12 क्विंटल काटे। आज जा करके देखिएगा अपने खेतों में, आज धान की फसल तैयार होने के करीबन आ रही है। धान में कीड़े लगते हैं जिसको हम कटुई के नाम से जानते हैं। वो करती क्या है ना, धान के बाल को ही काट देती है, धान के बाल को ही काट देगी। अब वो ना धान ऐसे पक करके लटका हुआ है और कटुई उसको काट देगी, वो खेत में चला जाएगा, वो किसान के हक में नहीं आएगा। किसान उस चीजों को बचाने के लिए क्या करता है, वो उस पे एक जहर स्प्रे करता है जिससे वो कीड़े मर जाए। अरे मेरे साथी, वो कीड़े तो मर जाएंगे, लेकिन कहीं आपने ये ध्यान देना छोड़ दिया कि उस फसल को खाना किसको है। फल पे आप स्प्रे कर रहे हो,
पेस्टिसाइड का, जहर का अगर आपको स्प्रे करना है, किसी तरीके का छिड़काव करना है, तो आप तब तक करो जब तक से उसके फल नहीं आते हैं। क्योंकि तने पर, जड़ों पे, ये सारी जगहों पे आप स्प्रे कर रहे हैं चलेगा, लेकिन जब आप फल आ गया ना, जब आप उस पे स्प्रे कर रहे हैं, तो उस फल को खाना किसको है? हम लोगों को ही तो खाना है। हमारी ये चीजें हम लोगों ने भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये किसान की क्या है? मजबूरी है, परेशान है किसान कि हमें फसल, हमारा नुकसान हो रहा है, ठीक ना। अगर हम अपने जीवन के देखेंगे तो हम बिन खाए मर जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बड़ी सारे जीवन का लाभ उठाना है और पैसे आएंगे तभी। और किसान का मुख्य स्रोत क्या है? वो फसल ही तो है। तो किसान शौक में नहीं करता है, मजबूरी करता है। तो जब मैं आगे बात करूंगा तो बताऊंगा कि ये मजबूरी का हल क्या है, इस मजबूरी का निवारण क्या है, समझ रहे। चौथी क्या है किसान की परेशानी? चौथी परेशानी है मिट्टी में नमी का स्तर में कमी। आज किसान की चौथी परेशानी है कि उसके मिट्टी में ना नमी के स्तर में कमी आ रहा है। यानी कि जो हमारे पास मिट्टी थी पहले, जो नहीं, हमने कहा कि पहले अनाज कम होता था लेकिन पोषक तत्व क्या होती थी? बनी रहती थी। लेकिन आज क्या है? पोषक तत्व के साथ साथ आज हमारी मिट्टी की नमी स्तर भी चली गई। रीजन क्या है? रीजन है दोस्तों, रीजन है हमारी, जो किसान क्या किया, किसान ना ये नहीं समझा। अगर आपके पास हेड है तो आपके पास टेल को भी समझना होगा कि जब हमारे पास हेड है ना तो टेल भी कहीं होगा। तो किसानों ने ना, हमने क्या, सिर्फ हेड को समझा, टेल को नहीं समझा। तो आज किसानों का मित्र कौन होता था? किसानों का मित्र होता था केचुआ, ठीक ना। ये किसानों के मित्र है केचुआ। तो आज आप अपने खेतों में जाइएगा, ये किसान भाइयों से पूछिएगा कि क्या आप किसान हैं और आपके जो मित्र, मिट्टी का मित्र केचुआ जो होते थे, क्या आज आपके खेतों में है? नहीं है, नहीं है दोस्त। रीजन क्या है उसका? रीजन है कड़ी से कड़ी पेस्टिसाइड, ज्यादा से ज्यादा उर्वरक। एक दवा आज लोग ना धानों में डालते हैं, उस दवा को स्प्रे करने से पहले दुकानदार ना आपको एक पाउडर देता है किसान को कि आप इस पाउडर को अपने तेल, नारियल के तेल में मिला करके पूरी बॉडी में लगाना है, पूरी बॉडी में, मुंह, हाथ, देह, सारी जगहों पे, और लगा करके तब जा करके इसे आप अपने खेतों में स्प्रे करना है। अब एक चीज बताइए, जब उतनी कड़ी दवा जब आप अपने खेतों में लगा करके, क्योंकि जब ना कहते लोग कि उस खेत में जब वो दवा स्प्रे होता है तो उस खेत में मछलियां भी होती है पानी में, तो मछलियां भी मर जाती है, जो भी होते हैं। जब उतनी बड़ी बड़ी मछलियां मर जाती है, लोग कहते हैं ना कि जब उस खेत में स्प्रे हो गया, अगर उस खेत से कोई अगर सर्प भी चला जाता है तो सर्प भी आगे जाकर के दम तोड़ देगा। तो केचुए क्या चीज है? केचुए तो बस वही 1 से 1.5 फीट अंदर मिट्टी के अंदर रहते हैं, ज्यादा मिट्टी के अंदर भी नहीं जाते हैं। केचुए का काम क्या होता था? केचुए के काम होता था कि वो मिट्टी के अंदर जाता था, और सबसे बड़ी चीज उसकी बहादुरी क्या होती थी कि जिस रास्ते से जाता था ना, उस रास्ते से वो बाहर नहीं आता था, नेक्स्ट रास्ते से आएगा। केचुए के अंडे मुंह में होते थे, वही अंडे को मिट्टी के अंदर छोड़ देता था, ठीक है। अब जिस रास्ते से जाएगा, इस रास्ते से आएगा, इस रास्ते से जाएगा, तो मिट्टी को क्या करता था? पूरी तरीके से जालीदार बना देता था। और जब वो मिट्टी जालीदार हो जाती थी तब जाकर के वो क्या होती थी? उसके अंदर सूर्य की रोशनी जाता था, और जब जहां सूर्य की रोशनी जाएगी वहां हवा जाएगा ही जाएगा, और जहां सूर्य की रोशनी जाएगी, हवा जाएगा, पानी जाएगा, वो मिट्टी ऐसे ही नमीदार बनी रहेगी, उसके अंदर पोषक तत्व बना रहेगी। लेकिन आज किसान के जो मित्र हुआ करते थे वो आज खेतों से चले गए, कहीं दूर, आज नहीं है। जिनके खेतों में केचुए हैं उनके खेतों में
पोषक तत्व बनी होगी, उनका खेतों की मिट्टी उपजाऊ होगी, उतनी परेशानी उनको नहीं हुई होगी। तो ये है किसानों की एक परेशानी कि आज उनकी मिट्टी में नमी का स्तर में कमी है। जब मैं आपको बताऊंगा अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ वो कौन सी प्रोडक्ट है जो हमारी मिट्टी में नमी को सुधारेगा, नमी को बरकरार रखेगा। नेक्स्ट किसानों की क्या परेशानी है? नेक्स्ट है मिट्टी की स्वास्थ्य में गुणवत्ता की कमी। आज हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य जो है ना, उनकी गुणवत्ता में कमी आ गया है, वो कम उपजाऊ होती जा रही है, दिन पर दिन बंजर की तरफ चली जा रही है। क्यों भैया? क्योंकि उसकी रीजन है रासायनिक खाद, तरह तरह के पेस्टिसाइड जो हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। एक मिट्टी की स्वास्थ्य क्या होनी चाहिए? मिट्टी की जो स्वास्थ्य होनी चाहिए ना, वो 6.5 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए। अगर 6.56 से कम होती है तो हमारी मिट्टी जो है ना अम्लीय हो जाती है। आज 7 से ऊपर होती है तो क्षारीय हो जाती है। तो ना हम अम्लीय में खेती कर सकते हैं, ना हम क्षारीय में खेती कर सकते हैं। और जितने मात्राओं में किसान आज तेजी से रासायनिक खादों की तरफ भाग रहा है, एकदम निश्चित है दोस्त कि इससे किसानों की परेशानी होनी ही होनी है। इससे मिट्टी का टेम्परेचर जो है वो भागेगा ही भागेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये क्या है? किसानों की ही तो परेशानी होगी, किसान इससे परेशान होंगे। क्योंकि मिट्टी का टेम्परेचर जो पीएच मान है, जिस पीएच मान को हम कहते हैं ना पोटेंशियल हाइड्रोजन, तो मिट्टी का पीएच मान अगर कम बेसी होगा तो किसान को क्या होगा? दिक्कत होगी, ठीक ना। तो ये किसानों की परेशानी थी कि आज मिट्टी की भी स्वास्थ्य क्या हो रही है, दिन पर दिन में कमी आती जा रही है, जिससे मिट्टी हमारी कम उपजाऊ होती जा रही है। इससे हुआ क्या? तो ये 5 पॉइंट थी। छठा परेशानी क्या थी? कि इन सारी परेशानियों को लेकर के आज किसानों की जो उपज हो रही है वो कम हो रहा है। ये किसान की 6 परेशानी है। पहली परेशानी उत्पादन में बहुत अधिक निवेश। दूसरी परेशानी उर्वरक की अधिक खपत। तीसरी परेशानी फसलों में रोगों का उच्च स्तर माने अधिक स्तर बढ़ जाना, फसलों में रोगों का उच्च स्तर बढ़ जाना। चौथी परेशानी मिट्टी में नमी के स्तर में कमी। पांचवी परेशानी मृदा स्वास्थ्य की गुणवत्ता में कमी। छठी परेशानी जिसकी वजह से कम उपज। ये 6 परेशानी है किसानों की। क्यों है? क्योंकि भारत में जो कीटनाशक का एक बहुत बड़ा उद्योग है, भारत में कीटनाशक का एक बहुत बड़ा उद्योग है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो है आंध्र प्रदेश में 100% की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में 24% जो होता है ना वो कीटनाशक की उपयोग होती है, रासायनिक फर्टिलाइजर्स वगैरह पेस्टिसाइड्स की अधिक मात्रा में 24%। उसके बाद पंजाब में होता है 11%, महाराष्ट्र में होता है 13%, ठीक ना। एमपी छत्तीसगढ़ में होता है 8%, ठीक ना। वेस्ट बंगाल में ज्यादा नहीं होता है 5%, हरियाणा में ज्यादा नहीं होते हैं 5%, ठीक ना। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, इन सब जगहों पे हम लोग ना बहुत कम इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड, लेकिन ये जो जगह है यहाँ पे ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। और पेस्टिसाइड जब इस्तेमाल होता है तो नुकसान क्या होता है? देखो, जब पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है ना तो वो सारी, जब बाढ़ बारिश होते हैं तो सारी खेत तालाब सब कुछ एक मिल जाता है, कहीं कोई अभिन्न नहीं होता है, हर जगह एक हो जाए। तो जब खेतों में हमने पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया तो पेस्टिसाइड सिर्फ खेतों में ही थोड़ी लगा, मिट्टी को भी लगा, पानी में भी गया, कुछ फसल को लगा, ठीक ना। तो जो पानी में मिला वो क्या हुआ? धूप हुआ, सूर्य की किरणें निकली, धूप हुई, वाष्प बना, बादल बना,
और बादल बना तो कुछ पेस्टिसाइड बादल के रूप में ऊपर चले गए वाष्प बन करके। आखिर तभी तो लोग कहते हैं कि जब पहली बारिश होती है तो स्नान करने से जिनको फोड़ा फुंसी हुए होते हैं उनका ठीक हो जाता है, और जिनको नहीं होता है उनको नहीं नहाना चाहिए, सर भारी हो जाता है। क्या भगवान ऊपर से दवा बरसा रहे हैं? दवा नहीं बरसा रहे हैं, ठीक ना। वो वही दवा पेस्टिसाइड है जो आपने खेतों में छिड़काव किया हुआ था। वाष्प बन करके बादल बना, बारिश बन रहा है, आपके शरीर पे पड़ रहा है, फोड़े फुंसी ठीक हो जा रहे हैं। जिनको नहीं हो रहा है सर भारी हो जाए, नहीं करते, बारिश में भीग गए, तबीयत खराब हो गई। रीजन क्या है? भगवान कोई दवा नहीं बरसा रहे कि ये लो ये फोड़े फुंसी की दवा है, नहीं दोस्त, ये हमारा किया धराया है। अगर हम ये नहीं कर रहे, इससे सिर्फ वही नुकसान नहीं है, इससे सिर्फ फसल ही नुकसान नहीं है, ये बारिश में ही नहीं, इस फसल में जब हम पेस्टिसाइड डाल तो फल तो हम खा गए। अगर धान की जो बीज है हम लोग खा गए, फल जो आया धान का डट्टी से जो हम पशुओं के लिए चारा बनाए, गेहूं पे स्प्रे के बाद जो हम पशुओं को चारा बनाए, वो चारा में भी तो पेस्टिसाइड है। उसको गाय खाया, भैंस खाया, फिर हम लोग ने उसकी दूध को खाए, तो वहां पे भी पेस्टिसाइड, ठीक ना। आज पेस्टिसाइड्स की वजह से आज देख रहे हैं ना, पहले हमारे यहाँ हमारे देश में जो पर्यावरण को दूषित होने से जो साफ सफाई में सबसे अधिक रोल जो निभाता था, हमारे यहाँ का एक पक्षी होता था गीठ। आज वो नहीं है, आपको कहीं दिखाई नहीं हुआ देगा। कारण क्या है? इसी पेस्टिसाइड्स की वजह से। अगर हमारी कोई पशु मरती है तो वो बीमारी से मरी, लेकिन साथ के साथ उसको हमने इतना ओवरडोज दवा चलाया, एक बार वहां पे दवा छिड़का जाए वहां पे 20 सालों तक असर रहेगा। वही दवा डाइथाइल, डाइमिथाइल, ट्राइक्लोराइथान, वही दवा जो है ना हमारे बाहर की दवाओं में मिलाते थे लोग। जब सरकार को पता चला तो उसको बैन किया कि तो अनर्थ हो जाएगा। सोचो, अगर हम मिट्टी फसलों पे डाल देंगे, अगर धरती पे गिरती है तो 20 साल, फसलों पे डालेंगे तो कितने साल, उसी फसल को हमको खाना है। तो ये नुकसान हम लोग अपने फसल उपजाने के लिए किया। आज मैं ये कहता था, पहले डॉक्टर कहता था, हम सब लोग ना सबसे ज्यादा उत्तम दूध ना माँ के दूध को मानते थे, माँ का दूध सर्वोत्तम दूध होता था। आज एक छोटा बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर पहले कहता है कि माँ का दूध मत पिलाना, क्योंकि आज माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड्स पाने जाए लगे, क्योंकि हमारा खान पान वही है, प्रदूषित जीवन, रासायनिक पेस्टिसाइड, वही सब हम लोग खा रहे हैं। समझ आइए, ठीक ना। तो इसकी निवारण क्या है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर हम फसल की बात करेंगे तो फसल में इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए इसकी बचाव क्या है? क्या हम ऐसे ही पेस्टिसाइड्स खाते रहे, ऐसे ही हमारी जीवन चलती रहे? पहले लोगों की आंखों पे चश्मे नहीं लगते थे, आज छोटे बच्चों की आंखों पे चश्मे लग जा रहे हैं। मेरे भाइयों, पहले लोग 100 साल जीते थे, 100 साल के बाद लोग 80 साल पे आए। आज ना 80 साल के बाद लोग क्या कहते हैं? 60-65। ये क्या है यार? आज 60-65 कह रहे हो, कल 10 वर्षों के बाद कहोगे 40-50, फिर 10 वर्षों के बाद कहोगे 30-40। ये क्या है? जहां मेन जड़ है उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि बस हमारा जीवन ऐसे चलते जाए, ऐसे चलते जाए। नहीं, एक छोटी सी, मैं थोड़ी सी अलग हटता हूं। अगर जैसे पहले हमारे भारतवर्ष में रहते थे लोग 1947 से पहले, अगर ठीक उन्हीं के सोच के जैसे अगर बापूजी भी हो गए होते तो आज हमारा देश आजाद नहीं हुआ होता। उन्होंने अकेला बढ़ा, कोई बंदूक लेकर के नहीं,
एक साधारण से ड्रेस, एक हाथ में लाठी। स्टार्ट करो, ये नहीं अरे पड़ोस वाला नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, मत करने दो, पहले आगे तो बढ़ो, पहले आगे तो निकल कर आओ कि मैं अपनाऊंगा जैविक, मैं करूंगा कृषम, जैविक कृषम से खेती, कोई करे या न करे। आज देखो जैसे हरित क्रांति में गांव गांव जाकर के अभियान लगाया, लोग किसानों को जागरूक किया, उनको ये पता नहीं था कि हम जो अनुपात दे रहे हैं किसान उस अनुपात पे खेती नहीं करेगा। जो 4:1 का अनुपात दिया था, किसान ने 4:2:1 का अनुपात भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि वो 4:2:1 में उसमें एक नाइट्रोजन नाम की जो यूरिया आता था, उसमें सरकार की सब्सिडी मिलती थी। हमारी मिट्टी यूं मजबूत थी उस समय, हम लोगों ने नाइट्रोजन दे करके खेती करना गया, आराम से फसल हुआ, किसी तरीके से दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज हुआ क्या कि नाइट्रोजन देने से हमारी मिट्टी अब खराब की अवस्था में चली गई है, खराब होती जा रही है, और उसको बचाने के लिए हम अब खराब जब हो गई है तो हम कहते हैं उर्वरक डालेंगे, अधिक पेस्टिसाइड डालेंगे। भैया डालो, कितने दिन तक डालते रहो? मैं कहूंगा किसी को देखो नहीं, निकल करके आगे आओ, मैं करूंगा, आप शुरुआत कीजिए। देखिए आपके पीछे जब आपका फसल अच्छा होगा, लोग आपको देखेंगे ना कि हमें जैविक करना चाहिए। आज देखो ना ब्लॉक स्तर पे सरकार भी इसका मुहिम चला रही है, बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, रासायनिक फर्टिलाइजर की अलग सब्जियां मिल रही है, जैविक की अलग मिल रही है, समझ आइए। तो जैविक कीटनाशक और जैविक उर्वरक, अब जैविक से खेती करना क्या होता है? एक ऐसा खेती जो बिना किसी रासायनिक को मिलाए हुए, इस्तेमाल किए हुए जो फसल उपजाया जाए उसे जैविक खेती कहते हैं, ठीक ना। तो रही बात कि हमारे पास उस तरीके से विकल्प नहीं था कि हम जैविक प्रोडक्ट लाएंगे कहां से, तो दोस्त परेशान होने की जरूरत नहीं है जहां पे आप काम करते हैं, क्योंकि मैं इस ट्रेनिंग के बाद लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे फसल को उपजाने में अधिक मदद करेंगे, ठीक ना। तो हमारे पास वैसे है, मैं आपको कुछ बीमारियों के बारे में बात करूंगा कि जब हम फसल जब उपजाते हैं तो फसलों में बहुत ज्यादा बीमारी नहीं लगती है। बीमारी तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ऐसी बीमारी होती है जो फसल को नुकसान करते हैं। पहला होता है फफूंदनाशी और दूसरा होता है कवक, यानी कि बैक्टीरिया, जीवाणु। फफूंदनाशी जो होता है वो काले काले धब्बे जैसे लग जाते हैं, और मैम अगर मेरी आवाज सुन रही होंगी तो फसलों में होने वाली सामान्य बीमारी को अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक ना। तो एक फफूंद रोग होता है और दूसरा जीवाणु होता है। अब फफूंद रोग की पहचान क्या होती है? देखो, एक फसल जब बीमार होता है तो नुकसान क्या होता है? एक फसल जब बीमार होता है तो नुकसान होता है किसान की एक मेहनत, दूसरा समय, तीसरी लागत, और तीसरी होती है उसका इनकम। बस देखिए यहाँ पे देखिए, सामान्य बीमारी की हम बात करते हैं, बस नीचे मैम, नीचे, बस यही, ओके मैम, थैंक यू, ठीक ना। सामान्य बीमारी की हम बात करते हैं, यह फसलों में होने वाली सामान्य बीमारी 2 ही होते हैं, एक कवक होता है और एक जीवाणु होता है, और आज भी फसलों में वही रखते हैं। लेकिन करता क्या लोग हैं? आज इलाज लोग नहीं करता, एक्सपेरिमेंट करता है, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, डालो ना भैया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी हमें बीमारी लगेगी तो हमें एक्सपेरिमेंट, ट्रीटमेंट लोग नहीं करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक ना। तो पैथोजन जो है ना, एक बीमारी, अब हम इसको चेक करेंगे। जैसे आदमी की फीवर होता है, आज के डेट में क्या होता है, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप क्या करते हैं? आप 2 ही चीज करते हैं, आप चेक करवाते हैं, आपकी सारी समस्याओं का निकल आता है। अब हम फसलों को भी आज के डेट में ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं कि अगर आपके फसल के पत्ते या किसी भी तरीके से उसमें परेशानी आ रही है तो उस ऐप में मतलब उस फोटो को खींचिए, देखिए आपको बता देगा कि कौन सी बीमारी आपके फसल में लग रही है। तो अभी तक से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कवक और जीवाणु रोग की बात करें तो इसको करेंगे कैसे? अगर आपके फसलों में जीवाणु रोग लगते हैं, जैसे कवक हो गया, फफूंदनाशी, जैसे देख रहे हैं ना काले काले धब्बे वगैरह है, इसे हम कवक रोग कहते हैं। तो 28 से 30 डिग्री का अगर टेम्परेचर होता है
टेम्परेचर, तो आपके फसल में ना कवक लोग लगेंगे, फफूंदनाशी। जीवाणु लोग कब लगते हैं? 37 से 40 डिग्री के टेम्परेचर में, ठीक है। अगर 37 से 40 डिग्री के टेम्परेचर होगा तो वहां पे इसको आप जीवाणु रोग है। और उस तरीके से आप अपनी जो भी छिड़काव करना है वो छिड़काव करके आप अपने फफूंदनाशी को, जब क्योंकि आपके पास कौन सी प्रोडक्ट है, मैं बताऊंगा कि हमारे ऐसी प्रोडक्ट है जो फफूंदनाशी वाली बीमारी को ठीक करेगी और नहीं लगने देगी, और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो जीवाणु वाली बीमारी को आपके फसलों में नहीं लगने देगी। देखो बीमारी होती कैसे है? बीमारी होती है, एक बीमारी चक्र होता है जिसको हम रोग कारक कहते हैं, ठीक ना। रोग कारक का मतलब क्या होता है? बीमारी लगती है, जैसे कि अगर वातावरण जिस फसल को चाहिए अगर वो वातावरण नहीं मिलेगा तो भी क्या होगा? हमारा फसल नुकसान होगा। एक मौसम, किसी भी फल को पकने में 2 मौसम की जरूरत होती है, और जहां उसे 2 मौसम न मिलकर के तीसरी मौसम मिले, वो समझ जाइए कि वो फसल क्या हुआ? वो फसल खराब होने लगेगा। अगर मैं धान की बात करूं तो धान के लिए 2 फसल चाहिए, 2 मौसम चाहिए, एक चाहिए बरसात और दूसरी ठंडी। आज ठंडी है, धान के लिए अच्छी है, अगर आज ठंडी में बरसात होने लगे तो धान आपका नुकसान होगा, फसल नुकसान होगी, ठीक ना। तो ये रोग कारक एक वातावरण के भी वजह से आपके फसल नुकसान होते हैं, ठीक ना। जब तक ये दोनों पौधों को नहीं सही मिलेगा, एक वातावरण एक समय जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक आपके पौधे कंप्लीट रूप से ये नहीं होगा। तो रोग कारक से हमारी बचाव क्या है? तो रोग कारक से बचाव एक चीज है, देखो मैंने क्या बोला, एक ट्रीटमेंट होता है और एक होता है मैनेजमेंट। अब आपको चाहिए क्या? आपको क्या करना है? मैनेजमेंट को हम उपचार कहेंगे और ट्रीटमेंट को हम क्या कहेंगे? इलाज कहेंगे। इलाज में होती क्या है? इलाज में 100% में 100% आप अपने फसलों को नहीं बचाएंगे। उपचार में क्या करेंगे? उपचार में आप अपने फसलों को बचा सकते हैं, आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको, हमें अपने प्रोडक्ट चाहे कोई भी, हमें एक्सपेरिमेंट नहीं, हमें इलाज नहीं करना, हमें ट्रीटमेंट नहीं करना, हमें क्या करना है? उपचार करना है, ठीक ना। तो उपचार करना है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है, जो हमारे पास जो सारी चीजें बनती है वो बायो कंट्रोल के तहत कार्य करते हैं। तो बायो कंट्रोल किस प्रकार काम करते हैं? एक जब बायो कंट्रोल होता है जैव परिजीवता, प्रतिजैविकता, प्रतिस्पर्धा और अविषाक्तता, जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये करता क्या है? ये हमारे जो हमारे फसलों में बीमारी लगने वाली चीजों को ठीक करता है, क्योंकि ये उन्हीं चीजों को खाता है। जैसे अगर हम ना जैव परजीविता की बात करें तो ये करता क्या है? दूसरे को भोजन के रूप में खाता है। अगर जो हमारे फसलों में, जो हमारे प्रोडक्ट्स में जो मिले हुए हैं, ऐसे चीजें हैं जो हमारे फसलों को नुकसान करते हैं, ये उन्हीं चीजों को खाता है, हमारे फसल को नहीं खाएगा। लेकिन जो बाहरी कीड़े होते हैं जो हमारे फसल को खाते हैं, ये उन्हीं को अपना भोजन बनाता है। तो इसलिए हमें इसके इस तरीके से, इसके आधार पे हमें खेती करना है। तो क्या आप सब क्या ऐसा अवसर चाहते हैं कि आपके जीवन में आए? अगर क्या आप वास्तव में ये सब चाहते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जो कम लागत के साथ खेती किया जा सके, समझ लेना, फसलों के लिए लंबी और उपयोगी हो, लंबा स्थायी परिणाम हो, समझ लेना, मृदा स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, सालों साल प्रभावी हो, उपज में सुधार लाता हो, और पौधे के स्वास्थ्यकारी में क्या हो? इफेक्टिबल हो। क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो दोस्त, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो हम आपको गैलवे किसान की उन हर प्रोडक्ट से अवगत कराऊंगा और उन हर प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। ताकि हम चाहते हैं कि हमारी मिट्टी के अंदर वो पोषक तत्व आए, ताकि अगर हमारी मिट्टी के अंदर पोषक तत्व आएगा तो हमारे थाली के माध्यम भी आएगा।
क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो एग्री है तो हाथ अपना खड़ा करें। क्या ऐसा अवसर चाहते हैं? ओके, थैंक यू। सभी लोग चाहते हैं या कुछ लोग चाहते हैं? ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपनी कंपनी की पहली प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मैं आप आगे ना जाइए, आप पहली प्रोडक्ट्स पे लाइए जी। ये हमारा रहा गैल्वे क्रिस्म की जी बायो फॉस्फेट एडवांस। आखिर ये प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ये क्या काम करता है और ये प्रोडक्ट हमारे लिए कितना जरूरी है। जी बायो फॉस्फेट एडवांस, तो ये प्रोडक्ट जो है हमारा 1 लीटर के बॉटल्स में आता है, जी बायो फॉस्फेट एडवांस। और जो मैंने बताया ना बीमारी को लेकर के, तो ये एक कवकनाशी प्रोडक्ट है, यानी फंगस को ठीक करता है ये प्रोडक्ट। ये 1 लीटर में इसकी एक्सपायरी जो है ना वो तकरीबन 24 मंथ है, लेकिन ढक्कन खुलने के बाद 1 हफ्ते के अंदर इसका आपको इस्तेमाल कर जाना है, ठीक ना। ये फसलों और बीज मिट्टी द्वारा होने वाली बीमारियों से भी क्या करता है? बचाता है। ये भूमि और जल में किसी भी तरीके से अपना प्रदूषण नहीं छोड़ता है। ये किसी भी तरीके से दुष्प्रभाव फसलों पे पौधों पे नहीं डालता है। ये फफूंदनाशी और जीवाणु के अलावा भी किसी और कोई प्राकृतिक आपदाओं जैसे बीमारी होगी उससे भी क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है उससे लड़ने के लिए। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप इसका ले सकते हैं, ठीक ना। हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक ना। ये इसका हुआ, देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? इसका इस्तेमाल हम करेंगे, देखिए इस पे लिखा हुआ है, हम इसका इस्तेमाल बीज उपचार भी कर सकते हैं। उसके बाद पौधों में कटिंग उपचार के तौर पे भी इसको कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं, मिट्टी उपचार भी कर सकते हैं। इसे हम जिस तरीके से चाहे हम इसका उपचार कर सकते हैं। अब मैंने एक चीज आपको बताया कि ढक्कन खुलने के बाद इसका एक्सपायरी 7 दिन तक है। तो आप क्या, अगर मान लो इसका एक जो डोज है ना वो 1 एकड़ खेतों के लिए है, 1 एकड़ में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपके पास आधे एकड़ खेत है तो आप क्या करेंगे? आप किसी छायादार और ठंडे जगह पे वर्मी कंपोस्ट गोबर, पुराने गोबर में इसको मिला करके आप ठंडी जगह में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके वहां पे रख करके ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, नमी बनाए रखना। फिर वहां से जब आपको जरूरत हो तो निकाल करके मिट्टी उपचार किया जा सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ml जीडर्मा, 10 ml जी बायो फॉस्फेट एडवांस। आप प्रति किग्रा यानी 1 किलो बीज में आप मिला देंगे और 30 मिनट तक छाया में सुखा देंगे। उसके बाद आप उसको छिड़क देंगे खेतों में। इससे क्या होगा? रोग रहित और आपकी बीज जो होगा वो स्वस्थ होगा, अंकुर बढ़िया आएगी। तो आप इससे मिट्टी बीज उपचार भी कर सकते हैं। अगर आप पौधे पे इसको उपचार करना है तो 50 ml जी बायो फॉस्फेट एडवांस लेंगे, प्रति किलो बीज के साथ में घोल बना करके आप उसको डुबो करके रोपित करेंगे। जैसे कलम वगैरह नहीं होता है, गन्ने का हो गया, गुलाब का हो गया, ये सब ना पौधे की कटिंग करके जो कलम उपचार जिसको बोलते हैं, तो वो हो गया। भूमि उपचार जैसे मिट्टी उपचार के लिए मैंने बताया 1 लीटर में 500 ml जीडर्मा लेकर के आप क्या करेंगे? गोबर में अच्छी तरीके से मिला देंगे। थोड़ा सा गोबर की मात्रा अधिक होगा ताकि पूरे खेतों में आप क्या करेंगे? छिड़क सकेंगे। ये आपका मिट्टी भूमि उपचार हो गया। डोचिंग हो गया, स्प्रे जिसको हम कहते हैं। आप ना 1 एकड़ में जैसे 100 लीटर पानी में इसका घोल बना करके आप एक पूरे खेतों में आप इसका 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। इसकी एक्सपायरी 24 मंथ का है, ठीक ना। तो ये आपका जो कवक रोग, जो मैंने फंगस नाशी जो प्रोडक्ट है, कवक नाशी प्रोडक्ट, ये हमारा जी बायो फॉस्फेट एडवांस है, जिससे कि आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी प्रोडक्ट है हमारा जी गैल्वे क्रिस्म के जी पोटास, जो कि एक शानदार प्रोडक्ट है। ये भी 1 लीटर में आता है, ठीक ना। और ये कवक रोग बैक्टीरिया को मारता है।
जीवाणु नाशी प्रोडक्ट्स है। इसके फायदे क्या है देख रहे हैं। पोटास के प्रयोग से फसलों में पूरे जीवन काल में पोटास का उत्पादन सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा लगातार होता रहता है, ठीक ना। ये जी पोटास संतुलित मात्रा में पौधे में उनकी जीवन क्रिया जैसे जैविक कोशिकाओं, मोटा बलिक प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया त्वरित बढ़ाकर तेल, शुगर, स्टार्च के निर्माण, पौधे में सही समय पे परिपक्वता और सहनशक्ति, जड़ों का विकास, फल गुणवत्ता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आदि को क्या करता है, बढ़ाता है। ये जी पोटास जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे हमारे फसलों में जीवाणु नाम की कोई बीमारी नहीं लगेगी और ये हमारे जमीन को भी शक्ति को क्या करता है, इंडोल और बिटोल अम्ल में परिवर्तित होकर जमीन की शक्ति को क्या करता है, प्रदान करता है, ताकि जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर भी वो पोटास की मात्रा बनी रहे। ये इसके फायदे हैं। इसका इस्तेमाल आप सेम जैसे उसका करते थे इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी एक्सपायरी 24 मंथ का है। सेम बचने के बाद अपने प्रोडक्ट उसी तरीके से रखेंगे और मिट्टी में मिला करके आप मिट्टी उपचार के तौर पे उसका उपचार कर सकते हैं। 1 एकड़ में इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेम बस वो प्रोडक्ट कवकनाशी है और ये प्रोडक्ट जो है वो है बैक्टीरिया है। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा GNPK हमारा जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही कमाल प्रोडक्ट है। ये जैव उर्वरक के तौर पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्रदान करता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जैसे पहले हरित क्रांति में स्वामी एमएस नाथम जी ने क्या लाए थे, उन्होंने एमएस स्वामीनाथन जी ने उन्होंने यही तो लाया था, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये प्रोडक्ट जो है आपको ये मत समझिए, मैंने वो प्रोडक्ट जो आपको बीज को जो बताया मैंने वो जाने के बाद कार्य करेगा, उस बीज को नहीं खाएगा। ये क्या करता है, मिट्टी के अंदर जाने के लिए इसके अंदर वो छोटे छोटे की जो जीवाणुओं की फौज है GNPK के अंदर, जो मिट्टी के अंदर जाने के बाद ये डायरेक्ट उसकी संख्याएं बढ़ाते जाए। आपके अंदर मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, पोटास सभी प्रदान करेंगे। यानी जो व्यक्ति NPK का प्रयोग कर रहा है वो सोचिए अपने खेतों में सिर्फ खाद नहीं बल्कि वो फैक्ट्री डाल रहा है, वो फैक्ट्री डाल रहा है। उसकी मिट्टी से कभी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कमी हो ही नहीं सकती। और सबसे बड़ा चीज है कि रासायनिक उर्वरक के प्रभाव को भी क्या करता है, कम करता है। मिट्टी में उर्वरक शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है और सुधार करता है। फसल को स्वस्थ बनाता है, उपज की गुणवत्ता को बढ़ाता है और प्राकृतिक आपदाओं से क्या करता है, ये बचाता है। इसका इस्तेमाल जो है ना सिर्फ हम बीज उपचार में नहीं करेंगे, मिट्टी उपचार कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट द्वारा इसका उपचार कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, ठीक ना। इसे ना किसी भी तरीके से मानव पे, पक्षी पक्षियों पे, जानवरों पे कोई बुरा प्रभाव नहीं है, समझिए। वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा उपयोगी, ठीक है दोस्तों। ये NPK का ये भी 1 एकड़ में आता है, 1 एकड़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भी एक्सपायरी 24 मंथ है। इस्तेमाल करने के बाद अगर बच जाए तो ठीक उसी तरीके से आप इसका प्रयोग निकाल करके मिट्टी उपचार में इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो काफी शानदार, लाजवाब, गेलवे क्रिसम के GC पावर एक्सट्रीम पावर, जो एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जो सागर के प्राप्त शक्ति वाली शैवाल से इसको तैयार किया गया है। ये हमारे पौधों को ना पोषक तत्व और वृद्धि में क्या करता है, हार्मोनों से मुक्त करता है। पौधे में आवश्यक पोषक तत्व हार्मोन प्रदान करता है। ये प्रतिरक्षा और प्रतिरोधों में भी सुधार करता है। मिट्टी को धारण क्षमता को बढ़ाता है। फसलों को स्वस्थ बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ये जैसे डाई होता है ना, जैसे बालदानेदार जैसा, ये उस तरीके से है। इसकी एक्सपायरी जो है ना वो 36 मंथ है और इसका इस्तेमाल ना आप जब भी करें, अब मैंने अभी तक से जितने भी प्रोडक्ट को बताया, आप इसका इस्तेमाल तभी करें जब आपके खेतों में नमी बनी रहे। नमी हो तो करें, नमी नहीं हो तो उपयोग इसका ना करें। ये भी 1 एकड़ में आता है, ठीक ना। इसकी एक्सपायरी 36 मंथ के है। अगर ये इस्तेमाल करने के बाद अगर बच जाता है तो इसके अंदर एक बेल्ट होता है दोस्त, वो बेल्ट जब निकालेंगे, खोलेंगे, बेल्ट निकालेंगे, ढक्कन निकल जाएगा। इस्तेमाल करेंगे और जितना बच गया फिर ढक्कन लगाएंगे आराम से। इसकी बाल्टी भी बहुत ज्यादा मजबूत है। ये 2 तरह के आता है, एक आता था गनी बैग,
यानी 10 kg के गनी बैग में, और दूसरा है बाल्टी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट, ठीक ना। इसका आप देख लीजिए 10 kg जिसी पर 1 एकड़ भूमि सिंचाई बुखा, इसको किसी चीजों में मिला करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा गैल्वे कृषम जी प्रोम एडवांस, ठीक ना। मैंने जो आपको बताया ना जी प्रोम फॉस्फेट एडवांस, ये जी प्रोम फॉस्फेट के विकल्प रूप में मिट्टी को नरम, जैसे मैंने बताया ना कि हमारे पास जो दिन प्रतिदिन मिट्टी जो बंजर मिट्टी का क्या पहचान होता है, जो मिट्टी बंजर हो, जो जगह टाइट हो, जो पौधे को जड़ों को बिखरने नहीं देती हो, आप जी प्रोम एडवांस, ये मैं आपको बता रहा हूं कि बंजर जमीन में भी इसके माध्यम से खेती किया जा सकता है, जी प्रोम एडवांस फॉस्फेट से, ठीक ना। मिट्टी को नरम और लंबे समय के लिए, ऐसा नहीं है, लंबे समय के लिए तत्वों के साथ समृद्ध बनाता है, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं। जी प्रोम एडवांस, ये गैल्वे कृषम जी प्रोम फॉस्फेट की ना उपस्थिति लिंचिंग और अफवाह को रोकती है, फसलों को स्वादिष्ट पौष्टिक बनाने के साथ साथ रोगों से भी लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। सिर्फ एक काम नहीं करती है, देखो जैसे मैंने बताया ना पहले हमें मिट्टी से क्या क्या मिलता था, आज नहीं है। देखो प्राथमिक पोषक तत्वों के साथ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कोबाल्ट, तांबा, जिंक प्रदान करता है। खरी मिट्टी में जहां डीएपी विकल्प पाया गया, वहां गैल्वे कृषम जी प्रोम फॉस्फेट बहुत प्रभावी है। यानी खारी मिट्टी में, जैसे नहीं बताया बंजर मिट्टी, जहां पे डीएपी विफल हो गया हो, जहां पे डीएपी काम नहीं किया हो, जिसे डाई हम बोलते हैं, वहां पे जी प्रोम फॉस्फेट एडवांस इस्तेमाल करके आप खेती किया जा सकता है। गैल्वे जी प्रोम फॉस्फेट के प्रयोग से फर्टिलाइजर्स की लागत जो होती है ना, वो कम हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि सालों दर साल हम अपनी फसल को कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। सभी फसलों को देखो, ये भी 1 एकड़ का डोज है, ठीक ना। गैल्वे कृषम जी प्रोम फॉस्फेट सूखे एवं ठंडे स्थानों पर भी भंडारित करें, जहां ठंडे स्थान हो और रखे, वहां पे सूखे जगह। समुचित भंडारण न होने से ओजन एवं गुणवत्ता में कमी, यानी कि इसको अच्छे जगह पे नहीं रखेंगे तो इसकी जो गुणवत्ता होगी, जो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें आपको कमी नजर आएगी। तो जहां भी इसका भंडारण करें, एक अच्छे जगह रखें जहां किसी भी तरीके से इसकी नुकसान ना हो, ठीक है। इसकी भी एक्सपायरी 36 मंथ है, और इसके भी आप जरूरत अनुसार इस्तेमाल करके बाकी को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा जीवन बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक ना। ये क्या करता है जीवन बायो फर्टिलाइजर्स, ये रूटों पे काम करता है, जड़ तना वगैरह पे तो काम करता है, नीचे पे काम करता है। जैसे क्या बोलता है, पौधों में नमी का स्तर में कमी, मिट्टी में नमी का स्तर में कमी, तो क्या आता था, ये पौधों को ना एक जगह, इसको जब स्प्रे करेंगे तो ये इतनी जड़ें बिखेरती है, क्योंकि उसकी नमी पौधे को बनाए रखता है। वहां का नमी ला करके वो सूर्य की रोशनी में नमी उड़ने से पहले वो अपने तरफ से खींच लेगा कि नहीं आप आओ, आपकी जरूरत क्या है, मेरे पास है, आप वहां न जाओ। तो जी बायो फॉस्फेट एडवांस जो है, सॉरी जी बैम एक्सट्रीम पावर, ये जी बैम जो का ना माइक्रोराइजा बायो फर्टिलाइजर्स, ये फर्टिलाइजर के तौर पे एक बेहतर विकल्प है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो है ना फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, तांबा, जिंक, मैग्नीज, लोहा, ये सारे पौधे को प्रदान करता है। ये मिट्टी की संरचना और बनावटों को सुधारता है, जिसमें कुदरती पोषक तत्व प्रदान लौटाता है। सोचो आप सिर्फ दूर है इन प्रोडक्टों से, अगर आपने इससे खेती करना शुरू कर दिया किसान भाइयों से, तो आप ये समझो आपको समझाना नहीं पड़ेगा, एक बार के बाद वो खुद यकीन तौर पे आपको समझाएंगे। ये प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है, जिससे पौधों को ना वृद्धि में सुधार होती है, बंजर भूमि में भी सुधार में उपयोगी करता है। देखिए मैंने बताया था ना जी बैम और जी प्रो, ये दोनों का बहुत बेहतरीन बायो फर्टिलाइजर्स के लाभ है। ये आपने वहां पे रासायनिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, आप बायो फर्टिलाइजर्स,
ये मिट्टी जनित रोग जनों से पौधे को सुरक्षा करता है, पौधे को बीमारी में सहायक हार्मोन को भी क्या करता है, उत्पादन करता है। इसका इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे कपास पे, गेहूं पे, धान पे, मिर्च पे, गन्ना पे, सरसों पे, प्याज, सब्जी, बागवानी वाली फसलों में 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक्सपायरी 36 मंथ है और ये तकरीबन 4 केजी की पैकेट में आता है, 4 केजी। और इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है, 1 एकड़ में अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो 8 से 10 केजी प्रति एकड़ हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये किसी भी चीजों पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जी बैंक के साथ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ बुनियादी वस्तुओं की तरह कार्य करता है। नर्सरी के लिए बुआई से पहले 5 से 10 ग्राम प्रति पौधे के लिए उपयोगी करें। फसलों, फूलों और फूलों की बुआई के लिए 50 से 100 ग्राम तक प्रति पौधे के लिए उपयोग करें। ये फसलों के निर्भर करता है कि आप किस तरीके से फसल लगा रहे हैं, उसके अनुसार इसका जीवन का उपयोग करें। इसका एक्सपायरी 36 मंथ है और बहुत ही शानदार ये प्रोडक्ट अभी तक से मैंने आपको जो प्रोडक्ट्सों के बारे में बताया। बाकी के 3 प्रोडक्ट्स जो है हमारे, वो बाकी जो प्रोडक्ट थे, एक था जीबैम 4 केजी, बाकी के 3 प्रोडक्ट 1-1 लीटर्स में आते हैं, 2 प्रोडक्ट 10-10 केजी में आते हैं। बाकी हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं जो हार्मोन बूस्टर है, हार्मोन बूस्टर। एक प्रोडक्ट तो है हमारे फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, और वो तीनों प्रोडक्ट कमाल के हैं। छोटे पैकेज जरूर है लेकिन काम बहुत अधिक करते हैं। पहले प्रोडक्ट का नाम है जी अमीनो प्लस। न तो टॉक्सिन है और नहीं हानिकारक है, पौधों को वृद्धि में सहायक है, पौधे को प्राकृतिक तत्वों से हार्मोन एसिड को बनाते हैं, साथ ही हवा से प्राप्त कार्बन और ऑक्सीजन, मिट्टी में पानी से हाइड्रोजन से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हाइड्रेट करते हैं, नाइट्रोजन के साथ संयोजित करते हैं, जो पौधे को मिट्टी से क्या करते हैं, प्राप्त होता है। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसके फायदे क्या है, जी अमीनो प्लस पौधे में प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में बढ़ाने में सहायक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। जी अमीनो प्लस पौधे में प्राकृतिक तनाव को बढ़ाने में सहायक है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाने में सहायक है, पौधे को पत्तियों में मौजूद छिद्रों को कार्य क्षमता को बढ़ाने में क्या है, सहायक है। पौधे की हमारे पत्तियों को रोम छिद्रों को क्या करता है, बढ़ाता है, ताकि वो प्रकाश संश्लेषण सूर्य से बहुत सारी चीजें उसको मिल सके। पौधों में अमीनो एसिड हार्मोन की बढ़ाने में क्या है, सहायक है। सबसे पहले जी अमीनो प्लस पौधों में परागण की क्रिया और फलों के बनने की प्रक्रिया में क्या करता है, बढ़ाने में सहायक है। ये हमारा जी अमीनो प्लस। इसकी प्रयोग विधि क्या है, इस्तेमाल क्या है, सेम जैसे आप उस तरीके से इसका इस्तेमाल करते थे, इसका भी इस्तेमाल सेम उसी तरीके से करेंगे। बशर्ते इसमें करना क्या है कि वो 1 एकड़ का डोज था और ये आधे एकड़ का डोज है। इसका इस्तेमाल आप 24 मंथ के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम वैसे ही है, इसमें किसी भी तरीके से कोई चीजें बदलाव नहीं है। इसको जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, सूरजमुखी, मक्का, बाजरा, आलू, इस पे सभी बेहतर परिणाम के लिए फल, सब्जी और फूलों में इसका प्रयोग करो। जो मैंने बताया हार्मोन बूस्टर है ये। फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स से बहुत बढ़िया काम करता है ये। आधे एकड़ का डोज है इसमें। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा जी बायो ह्यूमिक, ठीक ना, जो हमारे वेजिटेबल्स के लिए बहुत बढ़िया है। ये हरियाली लाने के लिए पौधों में बहुत ज्यादा है। ह्यूमिक एसिड को प्राकृतिक उत्तेजक के रूप में पौधे के विकास के लिए माना प्रभावी जाता है, जो पौधों को मेटाबॉलिज्म और पोषक तत्वों की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है, और ये पौधों के विकास में सहायक करता है। ह्यूमिक एसिड जैसे उपजाऊ मिट्टी में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ में एक प्रमुख घटक है। अगर पोटेशियम ह्यूमेट की बात करें तो इसमें 12% है, जो कि बहुत कम प्रोडक्ट्स में 12% होता है, ठीक है। इसके फायदे क्या है, फसलों को पैदावार बढ़ाने में सहायक है, जड़ों को वृद्धि को बढ़ाने में सहायक है, क्लोरोफिल यानी हरा रंग की वृद्धि में सहायक है, पोषक तत्वों को मिट्टी से खींचने की क्षमता को तेज करने में सहायक है, पौधे के गुणों को बेहतर करने में सहायक है, प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ाने में सहायक है, पौधे को बेहतर जल धारण शक्ति को बढ़ाने में सहायक है। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक, उसका भी उपयोग आप सेम उसी तरह से करेंगे। 150 लीटर पानी में आधे एकड़, ठीक ना, यानी कि 10 टंकी होगा, 15 लीटर का टंकी होगा तो 10 टंकी, और सेम आधे एकड़। इसका भी एक्सपायरी 24 मंथ है। 24 मंथ के अंदर ही इसका एक्सपायर आपको कर जाना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा जीसी गैल्वे
जीसी लिक्विड, वहां पे आपने मैंने बताया था जीसी पावर के बारे में, ठीक ना। और यहाँ पे मैंने आपको सेम प्रोडक्ट है, वहां जीसी पावर वो दानेदार में था, ये जीसी लिक्विड में है, 100 ग्राम में आता है ये। और समुद्री शैवाल का अर्क उसमें भी है, समुद्री शैवाल का अर्क इसमें भी है। जीसी लिक्विड एक समुद्री शैवाल का अर्क है जो वनस्पति मूल के प्राकृतिक कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त होता है। ये फसल के विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ फसल के पोषक तत्वों की कमी को क्या करता है, दूर करता है। इसमें समुद्री शैवाल का अर्क जो है 6% है। आप सेम प्रोडक्ट वो जैसे है, इसकी मुख्य विशेषता के बारे में जानते हैं। पौधे को पोषक तत्व तथा अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक, जड़ों को विकास में सहायक, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को तेज करने में सहायक, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को बढ़ाने में सहायक, ट्रांसप्लांटिंग के पौधे फसलों के विकास में सहायक है, फूलों के गुच्छों में वृद्धि को बढ़ाने में सहायक, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में क्या है, बड़ा सहायक है। विपरीत जलवायु परिस्थितियों में फसल की सुरक्षा करने में सहायक है, फूलों को गिरने के रोकने में क्या है, सहायक है। तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इसकी मुख्य विशेषता है। सेम जैसे आपने उन सभी प्रोडक्टों को इस्तेमाल किया, उसको भी आप आधे एकड़ में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी एक्सपायरी जो है 24 मंथ है। इससे भी आप मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, ठीक ना। बेहतर परिणाम के लिए फल फूल और सब्जियों में प्रयोग करें। अगर आप चाहते हो 100 ml का है, आपको गैल्वे कार्ड पे भी इसका गैल्वे कार्ड पे भी है ये। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप इसे गैल्वे कार्ड से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी के वो मैंने जो प्रोडक्ट से बताया उनको आपको किसी फ्रेंचाइजी से ही संपर्क करके आपको लेना होगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिर्फ सोचिए नहीं कि मुझे इससे खेती करना चाहिए। अगर चाहते हैं कि नहीं हमारी मिट्टी के साथ साथ हमारी जीवन भी स्वस्थ रहे, हमारे खानों में हमारे थाली के माध्यम वो सारी चीजें मिले जो पहले मिला करती थी। दूसरी चीजें पहले जो मिला करता था, पहले अनाज जो कम होता था पोषक तत्व के साथ, लेकिन आज अगर सिस्टम से डालेंगे तो आज आपको अनाज कम नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा दोस्त, इससे इसका इस्तेमाल सिर्फ आपको कभी भी उनको कहना है कि आपको डायरेक्ट इससे खेती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आज से कुछ दिन पहले बिहार सरकार के अंदर ना तकरीबन 2016 में एक अनाउंस थी कि आज से नशा संबंधी के अंदर जो अल्कोहल आती थी वो मिलना बंद हो जाएगा। जिनकी जीवन अल्कोहल पे थी वो मरना शुरू हो गए क्योंकि उनको मिलना बंद हो गया। उसी तरीके से आज हमारी मिट्टी क्या है, बिल्कुल रासायनिक पे बनी हुई है। अगर मैं आपसे कहूं आप कभी दूध नहीं पीते हैं, मैं कहूं आज से आपको 5 लीटर दूध पीना है, 2 लीटर दूध पीना है, क्या आप पी जाएंगे? पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। ठीक उसी तरीके से आपको भी थोड़ा थोड़ा करके, अगर मैं कहूं कि आपको आज 100 ml दूध पीना है, कल 250 ml दूंगा, 300 ml दूंगा, 400 ml दूंगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी क्या करेगी, एडजस्ट कर लेगी। ठीक उसी प्रकार से जब भी आप या तो अपने खेतों में, आप देखो मैं इतना कह रहा हूं कि तकरीबन हम सब लोग इतने लोग ट्रेनिंग का आज हिस्सा है।